हेलो एवरीवन, दिस इज हेमंत कुमार प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शास्त्र विषय जो हमने हजारों साल पहले हमारे साथ चलता आ रहा है। कई हमारे जब जो योगी जी होते थे, काफ़ी चिकित्सक होते हैं, किस तरीके से अपनी मरीजों को, गांव में होने वाली बड़ी बड़ी समस्याओं को किस तरीके से सॉल्व करते, किस तरीके से रसायनों का यूज करते थे। आज हम उसी बात पे करेंगे, उन्हीं शास्त्रों के बारे में बात करेंगे। उनमें से है एक रसायन शास्त्र, और यहाँ पे अभी हम लोग जो पढ़ते हैं या विद्यार्थियों को जो पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में, रसायन विज्ञान या कह सकते हैं केमिस्ट्री। तो आज हमारे साथ जुड़ी है बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, या कह सकते हैं बहुत ही नॉलेजेबल लेडी, जिन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए अपने कुछ सेक्रीफाइस किए, अपने कुछ जो उनका अनुभव था वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पढ़ने में, उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शालिनी मैम से बात करते हैं। शालिनी मैम, अपने बारे में बताइए कुछ। मैं डॉक्टर शालिनी त्रिवेदी, मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आईटी डिपार्टमेंट में टीचिंग असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ पर बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। आपने कैसे केमिस्ट्री के प्रति अपना रुझान किया, और शुरुआत से आपको केमिस्ट्री ही पढ़नी थी या केमिस्ट्री में ही अपने करियर चूज़ करना था? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं केमिस्ट्री की ही लिए काफ़ी शुरू से ही मैं डिवोटेड रही हूँ, पर लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि मैं केमिस्ट्री की तरफ आ गई। एक्चुअली मेरा जो रुझान था वो मैथ की तरफ था, तो 10th से ही मेरा जो एक तरीके से डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया लाइन के हिसाब से, कि जो मुझे मैथ्स में जाना था, मैं बायो लाइन में आ गई, थोड़ा सा डॉक्टरी और सीपीएमटी के चाम को देखते हुए। पर लेकिन बाद में धीरे धीरे हुआ ये कि जब मैं बायो की तरफ आई तो मुझे ऐसा लगा कि बायो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैथ उस समय मेरे पीछे छूट चुकी थी, तो उसकी जगह को भरने के लिए शायद केमिस्ट्री ही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन उसके था। बाद आपने जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद आपने किस सेक्टर में कहीं काम किया है आपने? ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने पहले तो पीजी किया, एमएससी मेरा हुआ केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा स्पेशलाइजेशन था। उसके बाद मैरिज के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ पीएचडी के लिए आईजीएफआरआई जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी, वहाँ से मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी। फिर उसके बाद मैंने 1 साल एक इंटर कॉलेज सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाया। देन उसके बाद मेरा रिसर्च एसोसिएट के पद पर इंडियन ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो फरीदाबाद में, वहाँ पर मेरा आरए के पद पर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। वहाँ करीब मैंने 1 साल काम किया। देन उसके बाद मैं वापस झांसी आई। फिर मेरा पंडित वासुदेव डिग्री कॉलेज में मैंने केमिस्ट्री टीचर की तरह पढ़ाया। फिर उसके बाद मैं फाइनली जब मेरा सिलेक्शन यहाँ पर हुआ यूनिवर्सिटी में, तब से मैं अभी तक 2013 से यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा रही हूँ। इसी तरह आपके क्वेश्चंस जो जनरली होते हैं आजकल स्टूडेंट्स के, वो मैं एक स्टूडेंट की तरीके से पूछना चाहूँगा मैम से। पहले क्वेश्चन ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को केमिकल रिएक्शंस या कहा जाए केमिकल फॉर्मूले पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, याद करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाए, किस तरीके से वो स्टूडेंट उन केमिकल रिएक्शंस या केमिकल फार्मूले को पढ़े कि वो अच्छे से उनको लर्न कर पाए आगे जाके? साइंस प्रैक्टिस मांगती है। जब तक आप पेन और कॉपी लेके प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो सिर्फ पढ़कर किसी भी चीज़ को याद करके आप सोचो कि हाँ उस पर काफ़ी महारत हासिल करते हैं, तो बहुत ही मुश्किल टास्क है ये। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप उतनी प्रैक्टिस करो। ठीक है, शॉर्टकट्स आजकल हैं, काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, उनसे भी आप काम चला सकते हो, पर लेकिन फिर भी जब तक आप पेन कॉपी नहीं चलाएंगे तब तक मेरे हिसाब से ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि आप साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में आप कुछ अच्छा कर सकते हो। इसी प्रकार केमिस्ट्री में काफ़ी बात होती है कि अब एक्सेप्शन जो होते हैं उन पर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। या आपने देखा होगा कोटा फैक्ट्री में एक वैभव नाम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ क्लियर ही नहीं है, कि पहले एक्सेप्शन आते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर इसके बाद कह देते हैं ये गलत है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्सेप्शन आते हैं उनको किस तरीके से लेना चाहिए उनमें? केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शन वाली बात है, बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ परेशान करती, शायद एक स्टेज जब मैं भी स्टूडेंट थी तो मुझे भी एक्सेप्शंस ने बहुत परेशान किया। पर लेकिन केमिस्ट्री में खासतौर पे अगर आप इनऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं तो वहाँ आपको एक्सेप्शन ज़्यादा देखने को मिलेंगे।
तो उसका और कोई ऑल्टरनेट नहीं है। वहाँ पर आप शायद शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, पर लेकिन एक बात है, केमिस्ट्री में भी बस ये होता है, साइंस है तो जो भी हमारे पास एक्सेप्शन आया है वो प्रैक्टिकल के बेसिस पे आए हैं। कोई भी जो भी हमारे पास रिजल्ट्स हैं, जो भी जहाँ पे एक्सेप्शन दिखाई दे रहे हैं, वो चाहे हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड हों या फिर हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हों, तो ये सब चीज़ें पहले एक तरीके से इनका इन्वेंट किया है, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकली हमारे सामने पहले आ गई हैं, इनका प्रैक्टिकल किया जा चुका है। उसके बाद ये डिसाइड किया गया है कि भाई जो भी एक रिदम में जो हमारा एक फार्मूला चल रहा था या कोई लॉ चल रहा था, उससे हट के अगर कोई एलिमेंट अलग बिहेवियर दिखाता है तो उसको हम एक्सेप्शन में डाल देते हैं। तो उसको बस यही एक तरीका है कि आप उसको किसी भी तरीके से याद करें, चाहे आप उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं। और केमिस्ट्री में काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें इंटरेस्ट नहीं जगता है केमिस्ट्री में, ऐसा कि केमिस्ट्री में क्या ऐसा कोई लॉजिकल सब्जेक्ट नहीं है, या फिर कहा जाए कि केमिस्ट्री पढ़ने में या रटने वाला सब्जेक्ट ज़्यादा मानते हैं आजकल, और इंटरेस्ट वो नहीं होता है जिस तरीके से अदर सब्जेक्ट हो गए, जैसे कि फिजिक्स हो गई, लॉजिक लगाने वाला। वह सच है कि केमिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग वाला सब्जेक्ट माना जाता है, पर लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जो वास्तव में रसायन शास्त्र या फिर केमिस्ट्री का जो एक अच्छा ज्ञाता है, वो कभी भी ये चीज़ नहीं बोलेगा कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है। हाँ, जिसने देखा ही नहीं है, जिसने पढ़ा ही नहीं है, एक दूर से कहने वाली बात हो सकती है कि हाँ केमिस्ट्री में उससे बोरियत होती है, पर ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दूर भागता है, पर लेकिन अगर आप उसकी डेप्थ में घुस जाओ और उसके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होने की कोशिश करो किसी भी सब्जेक्ट से, तो वो आपके लिए काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, काफ़ी एक अच्छा अनुभव होगा। और मेरे ख्याल से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आपको टफ लगती है उसको जितना आप फेस करोगे, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि वो चीज़ तो बहुत ही सिंपल है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि बोरियत वाला सब्जेक्ट है। क्योंकि ये बात भी सच है कि जब मैंने केमिस्ट्री लिया था, जब मैं केमिस्ट्री तरफ आ रही थी, तब भी मेरे मन में ऐसे ही कुछ विचार थे। लेकिन जब मैंने एमएससी किया केमिस्ट्री से, उसके बाद आगे मैंने पढ़ाया केमिस्ट्री, तो फाइनली अब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट। काफ़ी स्टूडेंट्स को लैंग्वेज बैरियर में काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि मतलब जैसे कि यूपी माध्यमिक परिषद को मतलब यदि यूपी बोर्ड का कोई स्टूडेंट अगर पढ़ता है, अगर ग्रेजुएशन में आता है, तो सब सब्जेक्ट क्या होते हैं इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। आपको केमिस्ट्री में काफ़ी वर्ड्स होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आते। उसको किस तरीके से लैंग्वेज बैरियर को किस तरीके से हटाएँ? उसका बस एक ही उपाय है, वैसे भी मैंने पहले ही बता दिया। जितना आप पेन चलाएंगे, जितना आप कॉपी पे लिखेंगे, जितना आप बुक्स को पढ़ेंगे, आप इंग्लिश की ही बुक फॉलो करिए। जनरली होता ही है कि हिंदी वाला बच्चा ग्रेजुएशन लेवल में आने के बाद भी हिंदी की बुक को ढूंढता है कि भाई मुझे कहीं से हिंदी की बुक मिल जाए। मेरे ख्याल से अगर वो एक साल मेहनत करे इंग्लिश की बुक के साथ, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे को हिंदी समझने में शायद सालों लग जाएंगे, पर लेकिन एक हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत कम टाइम में इंग्लिश को फॉलो कर सकता है, बहुत अच्छे से फॉलो कर सकता है। अब हम आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, काफ़ी स्टूडेंट 12th पास करके वो लोग आ गए, आपने भी देखा हो काफ़ी स्टूडेंट्स को आपने निकाला है, काफ़ी समय से आप टीचिंग कर रही हैं। इसके बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स में 12th में या 11th में वो पढ़ के नहीं आया है कि उसे पढ़ना चाहिए, और यहाँ पे उसको पहले से पता होना चाहिए जो आप बताती हैं कि ये तो आप पढ़ चुके हैं पहले 11th और 12th में, उसको किस तरीके स्टूडेंट को पहले से ही पढ़ के आना चाहिए? क्या क्या इम्पोर्टेंस, मतलब किस तरीके से सब्जेक्ट हैं या किस कह सकते हैं टॉपिक्स हैं जो पहले से वो साइंस शास्त्र में या कहा जाए केमिस्ट्री में पढ़ के आए? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि जो प्रोफेसर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि वो कुछ बच्चे होते हैं, क्या सभी बच्चे होते हैं कि वो 11th और 12th में रट के आते हैं, लॉजिकल थिंकिंग लगा के नहीं आते हैं। उस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के टॉपिक को उन्हें पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए कि 11th में जब आप ग्रेजुएशन में आएँ तो अच्छे से उसको कवर कर पाएँ और टीचर को भी आपको पढ़ाने में उतना दिक्कत ना हो? बिल्कुल सही बात है ये। बच्चे आते हैं जब वो ग्रेजुएशन लेवल में, तो ये बात बिल्कुल सही है कि करीब मुश्किल से हार्डली 1 या 2% या ज़्यादा से ज़्यादा 5% से ज़्यादा बच्चा ऐसा नहीं होता है जिसको बहुत अच्छी पकड़ हो। मेरे सब्जेक्ट में जो मैंने नोटिस किया है केमिस्ट्री में, बहुत कम बच्चे ही ऐसे होते हैं जो अपनी सब्जेक्ट पे अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। और इसकी कमी का कारण बोलूँ तो ये भी कारण हो सकता है प्रैक्टिकल से दूरी। जो मैं नोटिस कर रही हूँ 11th-12th में जो प्रैक्टिकल का ना होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सब्जेक्ट से दूर रखता है। साइंस के हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, और जितना आप प्रैक्टिकल
की नॉलेज अच्छी रखोगे, थ्योरी पे भी आपकी पकड़ उतनी ही अच्छी बनेगी। अगर आप हर चीज़ को सिर्फ खाली रट के या पढ़ के ही या प्रैक्टिस करके ही आप आगे बढ़ते हो तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि केमिस्ट्री का 50% क्वेश्चन प्रैक्टिकल पे जाता है। तो आपको प्रैक्टिकल्स की भी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। यही अब जो समय आ गया है, काफ़ी एआई बेस्ड रोबोटिक्स और गूगल का ज़्यादा यूज करते हैं स्टूडेंट्स, और फ़ोन से काफ़ी एडिक्टेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें घुसे रहते हैं, कह सकते हैं कि मोबाइल का ज़्यादा यूज करते हैं। तो आपके अनुसार किस तरीके से उस स्टूडेंट को या उस एडिक्टेड फ़ोन से एडिक्टेड है तो उसको किस तरीके से अपने उस एडिक्शन को हटाना चाहिए फ़ोन से, मतलब इंटरनेट से? ये बात बिल्कुल सही है। ये बात भी एक फैक्ट है कि बच्चे आजकल बहुत ही ज़्यादा मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन में हैं। ये एक बहुत ही इसका देखिए, मोबाइल फ़ोन की बात करूँ तो उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। और ये अगर बच्चा इसके एडिक्शन में है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण शायद हमारा फैमिली का एटमॉस्फेयर भी है। इसमें मदर और फादर को, जो भी आपके पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं, उनको इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि कम से कम 12th क्लास तक ठीक है आप फ़ोन दीजिए, लेकिन उस फ़ोन पर आपकी कमांड होनी चाहिए। मतलब बच्चा जितना भी फ़ोन यूज़ कर रहा है वो गार्जियन के या पेरेंट्स के परमिशन पे होना चाहिए। उसको पूरा बराबर ध्यान रखना, ये नहीं कि हाँ भाई हमने 9th क्लास में बच्चा आया, अब उसको फ़ोन की ज़रूरत है, हमने फ़ोन दे दिया, फिर बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस पर हमें कोई मतलब ही नहीं। ये सब चीज़ें गलत है। आप उसके पासवर्ड डालिए, फिंगरप्रिंट डालिए, भले ही आपको 10 बार खोलना पड़े, 100 बार खोलना पड़े। मेरा यही सजेशन है हर एक पेरेंट्स से और गार्जियन से कि हर बार आप अपना फ़ोन, जब भी बच्चे को फ़ोन यूज़ करना है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है। चलिए ठीक है, आपने फ़ोन खोल के दे दिया, तब आपको ये चेक भी करना है कि भाई वो अभी तक फ़ोन पे लगा हुआ है कि नहीं। जाइए चेक करिए, थोड़ी सी मतलब मेहनत का काम है। अगर इतना किया जाए तो बच्चों को एडिक्शन से दूर रखा जा सकता है। बाकी अगर बच्चे को 11-12 तक आप फ़ोन से दूर रखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ग्रेजुएशन लेवल में आने के बाद आप, अगर बच्चा अकेले जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो वो इस तरीके से एडिक्ट नहीं हो पाएगा। और यदि बात की जाए हमारे कि इस अभी जो कुछ ही 1-2 हफ्तों पहले जेई का रिज़ल्ट आया है, काफ़ी बच्चे उदास हैं इस समय कि उनका अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया है। तो ये रिज़ल्ट जो है अब एक स्टूडेंट की लाइफ में या आगे चल के किस तरीके से वो इफ़ेक्ट करता है, या फिर अभी उन्हें काफ़ी उदास हैं तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस तरीके से, अगर वो नहीं दे पाए हैं जेई, अगर नहीं हो पाया है, तो किस तरीके से वो मोटिवेशन की तरह लें या फिर डिमोटिवेशन के लिए देखें उसको, या आगे बढ़ें उसको लेकर? ये भी बहुत सही प्रश्न है। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी बच्चों से कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है सिलेक्शन तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कहीं काबिलियत की कमी है। कभी कभी कुछ उस पेपर देने के टाइम के कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जिसकी वजह से बच्चा शायद 100+ में ही उसने परसेंटेज में तैयारी करी है, पर लेकिन वो नहीं दे पाता है उतना, जिसकी वजह से वो शायद आईआईटी के लिए या फिर एनआईटीज़ के लिए वो नहीं क्वालिफाई कर पाया। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लाइफ है। यही सिर्फ खाली ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में सिर्फ आईआईटीएंस ही हैं भाई, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं भाई, यहाँ से आप अलग हटके इतने सारे प्रोफेशंस हैं, इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं, आप वहाँ पर अपने ट्राई कर सकते हैं। आप अपने आप से सोचिए कि भाई आपको किस तरफ जाना है। और ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि जो आईआईटीएंस हैं और एनआईटीएंस हैं बस खाली वही मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। अगर आप जाके देखिए तो मल्टीनेशनल कंपनी में कई ऐसे स्ट्रगलर्स भी मिलेंगे जो शायद जिनका जो सीजीपी वगैरह है कोई बहुत अच्छा नहीं होगा, तो कॉलेज टाइम में बहुत कम सीजीपी रहा होगा, बहुत सारे बैक पेपर्स रहे होंगे, पर लेकिन उनमें एक जुनून था, एक स्ट्रगल करने की उनकी एक कैपेसिटी थी, इतना पेशेंस था कि वो कंसिस्टेंटली स्ट्रगल करते रहे और आज मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे अच्छे पदों पे कार्यरत हैं। तो ये बिल्कुल बेकार की चीज़ है। इसमें थोड़े पेरेंट्स और गार्जियन को भी बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। अगर बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है तो आप सबसे ज़्यादा तो जनरली देखने में मिलता है जो पेरेंट्स होते हैं वही बच्चे की काबिलियत पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अरे भाई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या पढ़ा था तुमने कुछ नहीं पढ़ा। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी। बच्चे ने खूब पढ़ा है, बच्चे ने अपना 100% दिया है, बच्चे के टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, वो आपने सब देखे होंगे। उस बेसिस पे आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो गए, जिसकी वजह से क्या होता है, यही चीज़ें हैं मुझे लगता है जो बच्चे को थोड़ा सा नेगेटिव बनाती हैं। जो आसपास के और दूसरे लोग हैं भाई, अगर हम लोग के घर वाले जो घर के लोग हैं
वो अगर बच्चे के सपोर्ट में खड़े हुए हैं तो बाहर के लोग कुछ नहीं कह पाएंगे। इससे अच्छा, इससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चे में थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, वो लाइफ के लिए पॉजिटिव रहेगा। और इतनी ज़रा सी बात के लिए लाइफ को ख़त्म कर लेना, कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, ठीक नहीं है ना। एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल कहा जाए, प्रोडक्टिविटी होती है एक स्टूडेंट की, किस तरीके से होनी चाहिए कि वो अपने दिन को बहुत अच्छे से मतलब बिताए और खुश रहे। एक टाइम टेबल कितना महत्वपूर्ण होता है एक स्टूडेंट के लिए, समय सारणी मतलब। टाइम टेबल बिल्कुल सही बात है। एक हमारे जो स्टूडेंट लाइफ है उसको एक टाइम टेबल के हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। आजकल के बच्चों का क्या है, कोई टाइम टेबल नहीं है। एक तो फ़ोन ने बहुत डिस्टर्ब कर रखा है कि भाई जो हमारा सोने का टाइम है उस समय हमने मोबाइल यूज़ कर लिया। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक हमने फिट करी थी कि भाई हमें 11 बजे सोना है, पता चला हम 2 बजे तक मोबाइल देखते रहे, सब डिस्टर्ब हो गया। उसका इफ़ेक्ट हमारे पूरे दिन पे जाता है। हमारा जो एक तरीके से जो आउटपुट है, जो 100% हम दे सकते थे अपनी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल के, तो उसमें कभी कभी 50% से नीचे भी गिर जाता है आउटपुट। और स्टूडेंट लाइफ में मेरे ख्याल से टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आप टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा इन द सेंस कि भाई आपका जो टाइम खाने का है आपको वहाँ पर खाना खाना है, जो टाइम आपका पढ़ने का है उस समय आपको पढ़ना है, जो सोने का टाइम है सोना है। बल्कि जो टाइम आपका मौज मस्ती करने का वो भी करिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये थोड़ा बहुत अपनी ये जो लाइफ है फ्रेंड सर्कल वाली, उसको भी इंजॉय करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। पर लेकिन हर एक चीज़ का टाइम होना चाहिए। भाई जो टाइम हमारा मौज मस्ती का है उस समय हमें पढ़ना नहीं है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो जो पढ़ाई का टाइम है उस समय में हमें ना तो मोबाइल यूज़ करना है, ना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। भाई मैसेजेस आते हैं, फ़ोन आते हैं, बाद में कॉल कर लीजिए। 2-3 घंटे की बात है, 2-3 घंटे के लिए भाई अपने जितने भी आपके क्लोज सर्कल के लोग हैं उनको आप बता दीजिए कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं इस समय पढ़ता हूँ और इस समय कोई मुझे कॉल ना करे। अगर इस तरीके से टाइम टेबल के साथ पढ़ा जाए तो मेरे ख्याल से बहुत आसान हो जाएगी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ। काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे आपको। अगर इस तरीके से हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर हम बात करें, जो ये स्टूडेंट जो है केमिस्ट्री को अपने फ्यूचर की तरह देख रहा है, तो आगे चल के क्या फ्यूचर एक्टिविटी या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, किस तरीके की मतलब अपॉर्चुनिटी है उसमें फ्यूचर में उसके पास के आगे नहीं है? बिल्कुल है। केमिस्ट्री के साथ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी, एक तो आपका जैसे आप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल रिसर्च होती है, कई सारे हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं केमिस्ट्री के, आप वहाँ पर रिसर्च वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा फार्मेसी है, फार्मेसी में भी केमिस्ट्री का काफ़ी अच्छा स्कोप है। और भी अगर देखा जाए तो केमिकल इंजीनियरिंग ही आपका, टेक्निकल में भी आप जाना चाहो तो एक और टेक्निकल केमिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री के काफ़ी अच्छा स्कोप है, आप काफ़ी लाइनें हैं जहाँ से आप केमिस्ट्री में एंटर कर सकते हो। अभी देखिए क्वेश्चन हमने कर लिए, मैम ने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारे चैनल पे आके हमें इतना मतलब मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चैनल पे आई, अपनी नॉलेज शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप अपना मैसेज कुछ देना चाहें स्टूडेंट्स के लिए तो आप दे सकती हैं। मैं स्टूडेंट से बस इतना ही बोलूँगी कि एक तो अपने टाइम टेबल को बहुत अच्छे से फॉलो करो। जितना कंप्यूटर से, जितनी भी स्क्रीन से आप दूरी बना सकते हो वो ज़्यादा ठीक है। बुक्स ज़्यादा पढ़ो। मेरे ख्याल से लाइफ में बुक्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बुक्स से भी बच्चे बहुत दूर हो रहे हैं, तो भाई गूगल पे तब जाओ कि हाँ भाई आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आपके पास समय है, शुरुआत से ही हमेशा एक बुक को साथी बना के रखो। बुक को साथी बना के रखोगे तो काफ़ी आपके लिए लाइफ आसान होगी। और बस बेस्ट ऑफ लक, जो भी आप कर रहे हो उसको पूरे अच्छी तरीके से, अपने पूरे लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ करो, तो ऐसा नहीं है, मंजिल मिलेगी और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी जगह से पहुँचोगे। ये बस मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई हेमंत ने बहुत मेहनत करी है और काफ़ी मेहनत करके वीडियोस बनाता है। तो आगे अगर सब्सक्राइब करते हैं और आगे भी आप इसके लिंक्स अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में शेयर करते हैं तो बहुत शायद मेरे ख्याल से बहुत नॉलेजेबल रहेगा बाकी सभी लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे, और पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे भी टॉपिक थे जो शायद हमारे पेरेंट्स और गार्जियन तक भी पहुंचने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा। इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।